हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर। आज हम लोग खोटा की जो कविता बुक है दामोदर कोराई, इसको हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिए। पूरा डिटेल में हम लोग इसको समझेंगे, पूरा डिटेल में एक एक लाइन को हिंदी में लेके हम लोग चलेंगे। तो हम लोग आज दामोदर कोराई जो खोटा खंड काव्य है, इसका ही शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, पूरा डिटेल में सबको समझ में आ जाएगी ये कविता। तो ये जो दामोदर कोराई हैं, इसको लिखे हैं शिवनाथ परमाणिक मानिक जी ने। शिवनाथ परमाणिक जो हैं इसके राइटर हैं। तो ये जो राइटर हैं, इनके बारे में मैं तो थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ कि इनका जो जन्म हुआ था, ये जो राइटर हैं शिवनाथ परमाणिक जी का, इनका जन्म हुआ था आपका बोकारो ज़िला में, बोकारो के बैदमारा में। ठीक है, इनका जन्म बोकारो के बैदमारा में जन्म हुआ था इनका 1950 ईस्वी में। 13 जनवरी 1950 को, 13 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था बोकारो में। शिवनाथ परमाणिक जी जो है, इनका जन्म बोकारो जिला के बैदमारा में हुआ था। ये खंड काव्य है। ठीक है, ये दामोदर कोराई का खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य। तो सबसे पहले हम लोग दामोदर कोराई को समझते हैं कि दामोदर कोराई क्या होता है, क्या है दामोदर कोराई का। जो हेडिंग में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दामोदर की गोद में। तो दामोदर क्या है? दामोदर एक नदी है, तो उसके गोद में, तो उसके गोद में जो चीज़ कहानी है, जो चीज़ बसा हुआ है, उसी के लिए, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कवि उसी का वर्णन किए हैं यहाँ पे अपने कविताओं के रूप में। तो दामोदर की गोद में, दामोदर एक यानी दामोदर के गोद में, कोराई यानी गोद में, इसी के बारे में यहाँ पे इस कविता में, ये जो किताब है, इस बुक में, ये जो खंड काव्य है, इसमें लिखा गया है। ठीक, खोरठा खंड काव्य। अब समझते हैं हम लोग खंड काव्य क्या होता है, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं कि खंड काव्य क्या होता है। देखिए, खंड काव्य जो है साहित्य का दो गो भाग होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, एक होता है आपका गद्य भाग, गद्य, एक होगा पद। ठीक है, तो गद्य में आ जाता है कहानी, संस्मरण, जीवनी या तो नाटक, ये सब गद्य में हो गया। अब पद भाग में क्या आता है? पद भाग में आता है, पद भाग में सारे कविताएं ये सब आती हैं। तो पद भाग का भी प्रकार है, दो प्रकार। जैसे पद भाग में दो प्रकार हो गए, यह है पद, यह है गद्य। ठीक है, यह है साहित्य का, साहित्य के दो भाग हो गए, एक गद्य हो गया, एक पद हो गया। पद के भी दो भाग हो गए, एक हो गया अप्रबंध, अप्रबंध, एक हो गया प्रबंध। ठीक है, अब अप्रबंध जो है उसमें आपका छोटी कविताएं ये सब आती हैं अप्रबंध में। अप्रबंध को हम लोग मुक्त भी बोल सकते हैं, अप्रबंध और प्रबंध हो गया। ठीक है, और प्रबंध में, प्रबंध के दो प्रकार हो गए, एक हो गया खंड काव्य, एक हो गया महाकाव्य। ठीक है, प्रबंध के दो प्रकार हो गए, खंड काव्य और एक महाकाव्य। चलिए शुरुआत से आप लोग को फिर से और एक बार बताते हैं। देखिए, साहित्य जो है, साहित्य के दो प्रकार हो गए, गद्य और पद। ठीक है, साहित्य के दो प्रकार, गद्य पद। गद्य में कहानी, जीवनी, संस्मरण, नाटक, ये सब आ गया गद्य भाग में। पद भाग के भी दो प्रकार हो गए, एक हो गए आपका अप्रबंध और एक हो गया प्रबंध। प्रबंध और अप्रबंध, पद भाग के दो भाग हो गए, अप्रबंध, प्रबंध। तो अप्रबंध में छोटी कविताएं ये सब आ गई, और प्रबंध, प्रबंध में महाकाव्य और खंड काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य। तो खोरठा में महाकाव्य अगर देखा जाए तो मत्स्यगंधा नाम का एक महाकाव्य लिखे हैं, यही शिवनाथ परमाणिक जी ने ही लिखी है। तो उसको आप लोग महाकाव्य समझ सकते हैं। और खंड काव्य में तो ये है ही, खंड काव्य यानी एक ही जो कहानी है, उसके खंड खंड को ये करके कविताओं द्वारा निरूपित किया गया है, वही खंड काव्य हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग इंडेक्स में चलते हैं कि कितनी अध्याय हम लोग को पढ़नी है, कितनी क्या करनी है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन सी हम लोग को अध्याय पढ़नी है। चलिए देखिए, खोरठा खंड काव्य में लगभग 6 अध्याय हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है। इसमें से मेला है, सरंची कमल है। जैसे देखिए, खोरठा खंड काव्य में हम लोग को 6 अध्याय पढ़ना है।
6 अध्याय में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? मेला पढ़ना है, सरंची कमल पढ़ना है, राजवैद्य पढ़ना है, हून पढ़ना है, अमर चट्टान पढ़ना है, हड़प्पा पढ़ना है, हड़प्पा। ठीक। तो देखिए इस कविता को, इस जो किताब है, ये जो खोरठा खंड का है, इसको हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को हम ब्रीफ देना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रीफ नहीं देंगे तो आप लोग को थोड़ा सा कहानी समझ में नहीं आएगी। इसलिए शुरू में ही हम इसका जो कहानी है उसका सार को थोड़ा सा हम समझा देते हैं, इसका कविता में क्या कहना चाहा है और कवि जी क्या कहना चाहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए मेला जो है, मेला जो है इसमें, इस कविता में कहा गया है। देखिए सबसे पहले कहानी में यहाँ का बता लेता हूँ, यहाँ पे हुआ क्या था। देखिए जो दामोदर कोरा यानी दामोदर की गोद में, तो दामोदर नदी जो है उसकी गोद में एक शहर बसाते हैं। कौन? मगध के राजा। तो उसी की कहानी यहाँ पे बताया गया है, उसी का ही कहानी है। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जंगल थी, अनाज थे, उसके बाद बहुत सारा खनिज था यहाँ पे दामोदर के किनारे। यहाँ पे आदिवासियों का वास था। अब क्या होता है कि यहाँ पे मगध से व्यापारी आते हैं नाव में। ये देखिए ये कवि जो हैं वो एक काल्पनिक कथा बनाए हैं यहाँ पे। और किस आधार पे? क्योंकि यहाँ पे जो है बौद्धकालीन मूर्तियाँ मिली है, बौद्धकालीन मूर्तियाँ मिली है, खंडित रूप में मूर्तियाँ मिली हैं बौद्धकालीन। तो उसी के रूप में यहाँ पे कवि जो हैं वो एक कहानी बनाए हैं। और मिली कहाँ पे है? वो चेचगांवगढ़ में मिली है, बोकारो जिला में चेचगांवगढ़ में मूर्तियाँ मिली हैं, कतरास के सामने, कतरास से कुछ दूर में। तो चेचगांवगढ़ में जो मूर्तियाँ मिली, उसी को, उन्हीं मूर्तियों को देखते हुए, बौद्ध धर्म की उन्हीं मूर्तियों को देखते हुए कवि जो हैं वो एक कहानी को एक कविता के रूप में यहाँ पे डाले हैं। और उन्होंने क्या कहा है इस काल्पनिक कहानी में? उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के किनारे किनारे बहुत सारे बहुत ही घने जंगल थे। उन घने जंगलों में चंदन की लकड़ियाँ थी और यहाँ पे हीरे मोती पाए जाते थे। और यहाँ पे खनिज बहुत भरपूर मात्रा में था। यहाँ पे आदिवासी लोग रहा करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, मगध के व्यापारी लोग आते थे और आके यहाँ से खनिज लेके जाते थे, बहुमूल्य चीज़ें लेके जाते थे और जाके मगध में बेचते थे। अब क्या हुआ, मगध के जो राजा थे वो आते हैं यहाँ पे दामोदर नदी में। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे आदिवासियों के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद यहाँ पे आदिवासियों को हटा करके यहाँ पे खुद अपना एक शहर नगर बसाते हैं, जिसका नाम रखते हैं वो अंकसर नाम का यहाँ पे शहर बसाते हैं। और कौन वो राजा थे? वो राजा उमादित्य। तो उन्हीं की कहानी है यहाँ पे। तो राजा उमादित्य यहाँ पे शहर बसाते हैं, नगर बसाते हैं, पूरे जंगलों को काटते हैं और पूरे जंगलों में आदिवासियों को हटाने के बाद यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो उसी की पूरी कहानी यहाँ पे कविताओं के रूप में यहाँ पे डाली गई है। तो यहाँ पे राजा कौन थे? राजा उमादित्य। तो राजा उमादित्य के बारे में ही मेला में बताया गया है। ठीक। उमादित्य के बाद इनके जो पोते होते हैं, इनके उमादित्य के बेटा हुए कालकेतु, कालकेतु के बेटा हुए कमलकेतु। तो सरंची कमल में कमलकेतु और सरंची का प्रेम को दर्शाया गया है। तो सरंची कौन थी? सरंची थी एक आदिवासी लड़की थी, और कमल, ये दोनों के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है सरंची कमल में। और मेला में दर्शाया गया है कैसे करके आते हैं यहाँ पे, बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे करके होता है और वहाँ से मगध के राजा कैसे आते हैं, वो मेला में दर्शाया गया। फिर राजवैद्य के बारे में, हूनों का जो आक्रमण होता है उसके बारे में दर्शाया गया है। अमर चट्टान और हड़प्पा में राज हड़प को दर्शाया गया है। तो सब कविता जो है उसमें एक एक कहानी है। ठीक है, तो आप लोग एकदम संयम के साथ बने रहें। शुरुआत से हम लोग शुरू करेंगे, एक एक लाइन लेते हुए चलेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और बहुत अच्छे से सारा चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को कोई भी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। आप लोग आखिर तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मेला के बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे का पार्ट में हम लोग सरंची कमल को लेके चलेंगे। तो आज हम लोग मेला शुरू करते हैं। चलिए, देखिए मेला के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। अभी जो मेला जो शुरू हुआ, इसमें यहाँ पे
कवि जो है, कवि पूरे झारखंड के जितने भी झारखंड का वर्णन, झारखंड का जो यहाँ पे झारखंड के बारे में यहाँ पे कवि जो हैं बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखे हैं। अच्छी अच्छी बातें में यानी कि झारखंड की प्रशंसा किए हैं। यहाँ पे प्रशंसा झारखंड किस रूप में किए हैं? झारखंड के जंगल के रूप में किए हैं। झारखंड के जंगल जो हैं वो कैसे हैं, झारखंड का वर्णन वो जंगलों से किए हैं, क्योंकि झारखंड जंगलों का राज्य ही था। तो झारखंड के जंगलों के बारे में बहुत ही अच्छे से कवि यहाँ पे बताए हैं शुरुआत में मेला में। बिल्कुल एकदम यहाँ के पशु पक्षियों के बारे में बताए हैं, और यहाँ के जंगल में और यहाँ के झरनों के, नदी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में वर्णन किए हैं कवि यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखिए शुरुआत से बताते हैं आपको। तो शुरुआत अगर झारखंड की होगी तो झारखंड के जंगलों से ही होगी। झारखंड तो प्रकृति की गोद में बसा हुआ क्षेत्र ही है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं वो कि कैसे यहाँ के झारखंड की जंगल थी, कैसे यहाँ के आदिवासी लोग थे, कैसे यहाँ पे नदियाँ थी, कितने कलकल बहती थी, वो सब के बारे में। फिर राजा के आने के बाद यहाँ पे क्या असर हुआ उसके बारे में भी लिखेंगे। तो पहले यहाँ की सुंदरता को वर्णन किए हैं कवि। तो चलिए, महुआ डोह सरई करंज आम जामुन सिरिसेक संग पारस अपन मने मतंग बाह रे बा झारखंड एक बोन। महुआ पेड़ है, डोह सरई करंज सब पेड़ है, आम जामुन सिरिस सब पेड़ है, परास अपना मन में मतंग बाह रे बा झारखंड एक बोन। ठीक है, महुआ डोह सरई करंज आम जामुन सिरिसेक संग पारस अपन मने मतंग बाह रे बा झारखंड एक बोन। माने महुआ डोह सरई करंज आम जामुन अपना मन में मतंग है। महुआ भी, डोह भी, सरे भी, करंज भी, सारे पेड़ पौधे अपने अपने मन में मतंग हैं, और बोले हैं वाह रे वाह झारखंड एक बोन। यानी बिल्कुल झारखंड एक बोन का प्रशंसा किए हैं कि वाह झारखंड का जंगल, यहाँ तो सभी पेड़ पौधे अपना मन में मतंग है। इतनी अच्छी प्रकृति, इतनी अच्छी संपदा है यहाँ पे। लाले लाल सिमेरेक फूल गोछे गोछ टेसुक फूल लाताएँ पाताएँ भरल बन पुटुस कुर्चे मने मन। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि लाले लाल सिमर एक फूल, मतलब यहाँ के जंगल के बारे में बता रहे हैं कि लाल लाल बिल्कुल सिमर का फूल है यहाँ पे। गोछे गोछ टेसुक फूल, पलास का फूल, टेसुक यानी कि पलास, पलास का फूल भी एकदम गुच्छा गुच्छा में है यहाँ पे झारखंड का जंगल का। यहाँ पे वो प्रशंसा कर रहे हैं। लाताएँ पाताएँ भरल बन पुटुस कुर्चे मने मन, लत्ता और पत्ता से भरा हुआ बिल्कुल जंगल है। और यहाँ पे पुटूस यानी कि पुटूस का झाड़ी जो है, कुर्चे मने मन, खुश हो रहा है बिल्कुल मन ही मन। यहाँ पे कवि एकदम कविता के रूप में डाले हैं कि लाल लाल सिमर का फूल पूरा गुच्छा में गुच्छा एकदम पलास का फूल यहाँ के जंगलों में, लत्ता और पत्ता से भरा हुआ बिल्कुल जंगल है। पुटूस का फूल भी एकदम खुश हो रहा है मन ही मन, ऐसे बता रहे हैं वो। नीमेक जुड़े भालुक नाचे पत्तल कोहे बाग बाँचे गेरवा पेरवा गीत गावे सियार हुड़ार खुशी मनावे। नीमेक जुड़े यानी कि नीम की छाँव में भालू नाच रहा है, इतना खुशहाली है यहाँ के जंगलों में। पत्तल का कोह में बाग बाँच रहा है, यानी पत्थर की गुफा में बाग बच रहा है। बरसात से, ठंडा से बाग वहाँ पे अपना क्षेत्र बनाया हुआ है पत्थर का खोह में। गेरवा पेरवा गीत गावे, गेरवा यानी गेरवा जो पक्षी है, पेरवा यानी कि कबूतर जो पक्षी है, ये लोग गीत गा रहे हैं, पक्षी भी खुशहाली मना रहे हैं। सियार हुड़ार खुशी मनावे, सियार यानी कि लोमड़ी, हुड़ार उसी के प्रकार का है सियार हुड़ार, वो दोनों खुशी मना रहे हैं। इतना खुशहाली है झारखंड के जंगलों में। सारे अभी पशुओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सारे पशु खुशी से मना रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं सारे। और यहाँ के जंगलों में बहुत अधिक पेड़ पौधे हैं, लता पता से भरा हुआ जंगल है, घना जंगल है, उसके बारे में बता रहे हैं। सादा कोयनार सरगे फूले जैसन बोंक सरगे उड़े। सादा जो है सफ़ेद कलर का कोयनार का फूल जो है बिल्कुल आसमान में फूल रहा है, आसमान की तरफ फूल रहा है। जैसन बोंक सरगे उड़े, जैसन बोंक माने जैसा, बोंक यानी कि बगुला जैसा आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार सफ़ेद कलर का जैसा जो बगुला होता है वो आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार कोयनार का फूल भी आकाश में फूला हुआ है। बरेक जटे बांदर झुके पिपरेक डायरे कोयल कूके। बरेक जटे यानी कि इतनी खुशहाली में बर का जट में, बर यानी कि जो बरगद का पेड़ का जो जटाएँ हैं उसमें बंदर झूल रहा है। पीपरक डायरे कोयल कूके, पीपल की जो डाली है उसमें कोयल पक्षी कूक रही है।
मतलब ये कवि बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही प्राकृतिक संसाधन से भरा हुआ क्षेत्र है झारखंड। यहाँ का जंगल में यहाँ के जंगली जीव लोग हैं, बहुत खुशहाली से सब कुछ रह रहे हैं। खेरहा तितिर नुकाई खेले रिझे पाँख मेंजुर खोले गोठे गोठ हिरन हुईबे मलिक बुले हरिहर दुईबे। खेरहा तितिर खरगोश तितर लुका छिपी खेल रहे हैं जंगल में। रिझे पाँख मेंजुर खोले, खुशी से मोर जो है अपना पंख खोल के नाच रहा है। गोठे गोठ हिरन हुईबे, माने गोठे गोठ हिरन हुबे यानी कि हिरन अपने समूह में हुईबे यानी उत्साह हुबना माने उत्साह से पूरा उछल कूद कर रहे हैं। मलेक बुले हरिहर दुईबे, मलेक बुले यानी कि देखिए गोठे गोठ हिरन हुईबे, पूरा एकदम समूह में हिरन जो है पूरा उछल कूद कर रहे हैं। और मलेक बुले यानी कि पूरा उछल कूद कर रहे हैं। मलेक बुलना यानी कि पूरा एकदम जिसको बोलते हैं खुशी से पूरा चमकना, मलकना, इसको खोरठा में मलकना बोला जाता है कि जो पूरा मलकता है ना किसी चीज़ का, ये में तो पूरा मलक रहे हैं, पूरा खुशी मना रहे हैं। कहाँ पे? हरिहर दुईबे, हरिहर यानी पूरा हरी हरी जो दूब घास है वहाँ पे ये लोग हिरन का जो झुंड है वो लोग पूरा खुशी मना रहे हैं। खेरहा तितिर भी लुका छिपी खेल रहे हैं मन, और जो मोर है वो अपना पंख खोल के वहाँ पे नाच रही है। ठीक, हिरन जो है वो पूरा समूह में घूम रहे हैं, एक समूह में पूरा उत्साह में घूम रहे हैं। हुईबे यानी कि उत्साह से घूम रहे हैं, पूरा मलेक भूल रहे हैं। मलेक भूलना यानी कि पूरा एकदम नाच गान कर रहे हैं। कहाँ? हरिहर दुईबे, हरिहर दुईबे यानी कि हरी हरी दूब घास में। अब जंगली जानवरों का हो गया। अब जंगल के जो इतने भी पेड़ थे, लता पता थे, उस सब के बारे में भी वर्णन कर दिए। अब आते हैं नदी के बारे में बता रहे हैं। नदी के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं, नदी झरनों के बारे में भी, पानी के बारे में भी। कल कल जो बह रहा है, पहाड़ एक झरना झरझर बोहे, पहाड़ की जो झरना है वो बिल्कुल झरझर बह रही है। बोन की जो जोड़िया है वो कल कल बह रही है। शीतल हवा भदरिया गावे, बोनेक जिंदगी अमृत पावे। पहाड़ का झरना झरझर बह रहा है। बोनेक जोड़िया यानी कि जो छोटी नदी होती है, जो जंगल से निकलती है, जो पगडंडियों से पहाड़ का कोचा से जो निकलती है उसको जोड़िया कहा जाता है। कलकल बह रही है, पहाड़ की जो निकलने वाली नदी कलकल बह रही है। शीतल हवा भदरिया गावे, भदरिया एगो गाना है जिसको भादो मास में गाया जाता है, तो झूमर होता है। तो शीतल हवा जो है, ठंडी हवा भदरिया की तरह गा रही है, भदरिया गीत गा रही है। बोनेक जिंदगी अमृत पावे, जंगल का ज़िंदगी बिल्कुल अमृत के समान है। ठीक, आशा करते हैं आप लोग को सब कोई लाइन बाय लाइन समझते चल रहे हैं। फिर पूरा डिटेल में एक इसका जिस्ट हम फिर से बताएंगे, तो आप लोग उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। जंगली जीवे गोटेराज, जंगली जीवे गोटेराज, जैजन कायल वैसन आज, फूले फले झबराइल डायर, रिचिक नाय गायर मायर। ठीक है, जंगली जीव का पूरे क्षेत्र में राज है, कोई भी इंसान का नहीं, जंगली जीव का राज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने प्रकार के, नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं, इतने झरना है, कल कल बह रही नदी है, तो जंगली जीव का ही हर जगह राज है। जैसन काल वैसन आज, जैसा कल वैसा आज की तरह वहाँ पे वैसे ही था, वैसे ही रहा जंगली जीवों का राज। फूले फले झबराइल डायर, फूल और फल से झबराइल यानी फूल और फल से जिस डाली में पड़ती है वो डाली को देखिएगा झुक जाती है, तो झुका हुआ पूरा डाली जो है पूरा फूल और फल से पूरा झबराइल डायर यानी जो डाली झुक जाती है फूल फल से, वैसे पेड़ पौधे उस जंगल में पाए जा रहे हैं जो फलों से पूरे झुक जा रहे हैं। रिचिक नाय गायर मायर यानी कि जो जंगल जीव जितने भी हो रहे गायर मार, यानी यहाँ पे इसको इस सेंस में ले सकते हैं बिल्कुल नहीं लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार का न लड़ाई न झगड़ा न गायर मार, इसको रिचिक नहीं माने थोड़ा सा भी नहीं गायर मार, थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा नहीं। पूरे जंगली जीव जंतु सब शांति से वहाँ पे रह रहे हैं, इतनी शांति है, इतनी अच्छे से इतने प्राकृतिक संपदा है वहाँ पे, तो इतने अच्छे से रह रहे हैं सारे जीव जंतु जंगली। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जंगलक महत्म केना जाने, बड़का 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 बुझलक माने, जंगली तो मंगल पावे, जंगल खातिर दंगल होवे। देखिए जंगल का महत्व जो है कौन नहीं जानता है। बड़का बड़का बुधलग माने, बड़का बड़का जितने भी बड़े बड़े बुधलग यानी कि बुद्धिमान आदमी वो भी जंगल के महत्व को जानते हैं। जंगल ही तो मंगल होवे, जंगल तो मंगल होवे यानी जंगल से ही तो मंगल होता है। जंगल के खातिर दंगल होवे, जंगल के खातिर ही लड़ाई होता है। जितने भी
बुद्धिमान लोग हैं वो भी जंगल के महत्व को जानते हैं, जंगल का महत्व को जानते हैं। जंगल से ही तो मंगल होता है, सारे संसाधन तो जंगल में ही है, सारी चीज़ तो जंगल ही में ही है, तो जंगल ही से ही तो मंगल होता है। जंगल के खातिर दंगल हो गए, जंगल के खातिर ही दंगल, लड़ाई भी तो दंगल जो होती है वो जंगल के लिए ही होता है। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई जो है यही तो है, माँ माटी मानुस की लड़ाई बंगाल में, उसी प्रकार माटी का जो लड़ाई है तो उसी प्रकार जंगल का जो जल जंगल ज़मीन का लड़ाई झारखंड में, तो जंगल के लिए ही तो सब कुछ है दंगल। ठीक, अब आगे, जंगल ही मानुषिक सृष्टि, जंगल ही सर्गक वृष्टि, जंगल ही सबक दृष्टि, जंगल ही आंधारक अनिष्टि। जंगल ही मनुष्य का सृष्टि करता है, जंगल से ही मनुष्य की जो मनुष्य की जो सृष्टि हुई है, संरचना हुई है, जंगल से ही हुई है। जंगल ही सर्गक वृष्टि, जंगल से ही तो स्वर्ग का वृष्टि है, सर्गक वृष्टि यानी कि वर्षा जंगल से ही तो होती है। जंगल ही सबक दृष्टि, सबका दृष्टि जो दिखाने वाला कौन है, जंगल ही तो है। सारे सभ्यताओं का विकास तो जंगल से ही शुरू हुए, नदी घाटियों से ही तो हुई है। जंगल ही अंधारक अनिष्टि, अंधारक अनिष्टि यानी कि अंधार जो है, जो अंधकार है उसका अनिष्टि करने वाला कौन है, जंगल ही तो है। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर आप देख लीजिए, अंधार का अनिष्टि का कहने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि जितने भी रोग हैं, प्रकार हैं, जो भी वायु प्रदूषण है, ये जो अंधकार रूपी ला रहे हैं, ये सब का अंधकार का अनिष्टि कौन करेगा, जंगल ही तो करेंगे। जंगल ही तो सारी चीज़ों का जड़ ये है, उद्धार करता है। जंगल रहे, पेड़ पौधे रहे तो सारे वर्षा ठीक से हो, पोल्यूशन कम हो, यही सब तो जंगल का महत्व का यहाँ पे बताया है। यहाँ पे मेनली जो है वो अभी जंतुओं के बारे में, झारखंड के जंगल के बारे में और यहाँ की नदियों के बारे में, झरनों के बारे में अभी कवि वर्णन करते जा रहे हैं कि कितना सुंदर था झारखंड। माटी की रेखा जंगल से, रोटी की रेखा जंगल से, भाखा की रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से। माटी की रेखा जंगल से, रोटी की रेखा जंगल से, भाखा की रेखा जंगल से, सांस्कृतिक रेखा जंगल से। माटी की रक्षा जंगल से, रोटी की रक्षा जंगल से, भाषा की रक्षा जंगल से, संस्कृति की रक्षा जंगल से। संस्कृति की रक्षा भी तो जंगल से ही होती है, क्योंकि सारी संस्कृतियों का विकास कहाँ से हुआ, जंगल से ही तो हुआ है। भाषा भी तो जंगल से ही आया है। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो जंगल से हम लोग डायरेक्ट लिए हुए हैं। पशु पक्षियों की आवाज़ के द्वारा, पेड़ पौधों के आवाज़ का से, पेड़ पौधों का जो हवाओं का सरसराहट होती है उससे जो आवाज़ आती है, सब से ही तो भाषा भी आई है बहुत सारी। रोटी यानी कि खाने के जो वो रक्षा है वो तो जंगल से ही होती है। और माटी की तो रक्षा आप जानते होंगे, अपर्दन उपरदन सारे चीज़ को रोकता कौन है, जंगल ही तो रोकता है। बौन झाड़ से बहराइल नदी, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी। जंगल झाड़ से निकली हुई नदी, पहाड़ के कोचा से निकली हुई नदी, पहाड़ के कोचा से निकली हुई नदी। आवरी पथरी गगराइल नदी, नाभान उठाने नरनराइल नदी। आवरी पथरी गगराइल नदी, नाभान उठाने नरनराइल नदी। माने ऊंच नीच से पूरा जोर शोर से आती हुई नदी, नाभान उठाने नरनराइल नदी, ऊंचा नीचा जो से बह के आती हुई नदी, इसके बारे में बोल रहे हैं। नदी के बारे में बखान कर रहे हैं कि ऊंच नीच से आई हुई नदी, नाभान उठान करते हुए आई हुई नदी। जंगल नदी जेठिन पाँव, आदि मानुष एक सेठिन ठाव। जंगल की नदी का जहाँ भी पाँव है, आदि मानुष का वहीं भी ठाव है। यानी कि आदि जो मनुष्य जो है वो कहाँ पे रहे हैं, कहाँ पे उनका वास रहता था। उनका वास तो जंगल में ही तो रहता था। जंगल का, नदी का, घाटी में ही, नदी के किनारे ही तो सारे सभ्यताओं का भी विकास तो वहीं से हुआ है ना। तो आदि मनुष्य का वहीं पे ठाव रहा है, जंगल का, नदी का जहाँ पे पाँव रहा है। यानी जंगल नदी जहाँ पे रही है उससे आदि मनुष्य भी वहीं पे रहे हैं। घने जने भरल गाँव, सलसत लेला गाछेक छाँव। जितने भी लोग आए, अगल बगल से आए, जितने भी घुमंतु लोग थे, सब तो छाँव कहाँ पे लिए, वही भरे भरे जंगलों में लिए और पेड़ के नीचे लिए। कहाँ पे, नदी किनारे लिए। जितने भी लोग थे, जितने भी घुमंतु लोग होते थे, वो लोग वैसे ही वहीं पे छाँव लेते थे। सलसत लेना यानी कि थिराना, यानी कि रेस्ट लेना। कहाँ पे लेते थे, गाछ के ही, पेड़ के ही नीचे। जुग जुग ले बोहल आवे झारखंड के भीतर, सुखे दुखे आदिवासी संगी भेल दामोदर। ढेपा डहार नदी कारघा की कोनो कहत, बोने तोपाल चौपतल माटी की कोनो गाथा कहत। जुग जुग से
जुग जुग से बहल आवे झारखंड एक भीतर, जुग जुग से झारखंड के भीतर जो नदी बह के आ रही है। सुख दुख है आदिवासी संगी भेला दामोदर, सुख दुख का साथी कौन हुआ दामोदर, जुग जुग से जो बह के आ रही। और सबसे पुराना नदी दामोदर को कहा जाता है। अगर आप देखिएगा तो कहीं कहीं रिसर्च में ये आया है कि दामोदर नदी जो है बहुत ही सबसे पुरानी नदी इसको माना गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जुग जुग से बह के आ रही है जो झारखंड के अंदर, कौन दामोदर नदी जो बह के आ रही है, सुख दुख में आदिवासियों को साथ दी है दामोदर नदी। ढिपा डहार नदी कारघा की कोनो कथा कहत, ऊंचा नीचा जो नदी का कारघा यानी किनारा जो बैंक है रिवर का, वो क्या कोई कहानी बोलेगा कि उसके 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 किनारे में कितनी लड़ाई हुई है, कितनी मौतें देखी है उन्होंने, क्या वो कहानी बताएगा? नहीं बताएगा। बोने तोपाल चौपतल माटी की कोनो गाथा कहत, जंगल के अंदर जो मिट्टी दफन है वो क्या कोई गाथा बताएगा कि उसने क्या चीज़ देखा है? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि ये तो इतनी इतनी जो चीज़ें हैं, इतनी इतनी जो चीज़ें ये देखते आ रही है नदी, लेकिन क्या वो नदी का जो किनारा है वो बताएगा कोई कहानी? नहीं बताएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या कहानी बता पाएगा वो? नहीं। लेकिन उन्होंने बहुत चीज़ देखी। बोने तोपाल चौपतल माटी की कोनो गाथा कहत, जंगल के अंदर जो मिट्टी तोपी हुई है वो क्या कोई गाथा बताएगा? नहीं बताएगा। लेकिन चीज़ें उन्होंने बहुत सारी देखी हुई है। चलिए अब आते हैं अगला दृश्य में। ये जो दृश्य है देखिए, अभी तक का जो दृश्य आप लोग को बताए इसमें झारखंड के जंगलों का वर्णन किए कवि, झारखंड के जंगल का, पशु पक्षियों का, यहाँ के नदी का, झरना का, सारा चीज़ का वर्णन किए कवि बहुत ही अच्छे ढंग से कि यहाँ पे इतनी अच्छी प्राकृतिक संपदा थी, उसके बाद झारखंड में उस सब के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किए। अब अगले दृश्य में क्या होता है कि यहाँ के प्राकृतिक संपदा के लिए आते कौन है? यहाँ पे आते हैं मगध से व्यापारी। अब देखिए मगध के व्यापारी यहाँ पे जब आते हैं उसके बाद क्या होता है यहाँ पे स्थिति देखिए। नून धनिया हरदी लय मगध एक राजक व्यापारी, डोंगी लय के दामोदर छोटला झारखंड एक खोजरी, चार गोहुम मसाला के बदले हीरा चंदन पावत, बनिए खनिज बनज लय के राजा गढ़े बेचत। यानी कि नून धनिया हरदी ला के मगध राजक व्यापारी लेके आए, मगध राज का व्यापारी नमक लेके आए, धनिया हल्दी ये सब लेके यहाँ पे आए, डोंगी लेके, नाव लेके, डोंगी यानी नाव, छुटला झारखंड खोजरी, झारखंड की खोज में वो लोग छूट गए, छूटना यानी कि निकले, ये सब लेके नून धनिया हल्दी ये सब लेके मगध का व्यापारी जो है झारखंड की खोज में निकले। चाउर गेहूँ मसाला के बदले हीरा चंदन पावत। अब ये लोग लेके आते थे चावल गेहूँ मसाला, और उसके बदले में ये लोग यहाँ से क्या लेके जाते थे? हीरा चंदन लेके जाते थे। बनिए खनिज बनज लेके राजा गढ़े बेचत। अब यहाँ से जो है खनिज ले जाके कहाँ पे बेचते थे? राजा के गढ़ में, मगध में ले जाके बेचते थे। और क्या क्या खनिज? हीरा चंदन ये सब यहाँ से ले जाते थे, बदले में चावल गेहूँ दे के जाते थे। और कहाँ बेचते थे? मगध में। आप बोल रहे हैं यहाँ का आदिवासी क्या जानेगा यहाँ पे चावल गेहूँ के बारे में? चावल गेहूँ के बारे में चावल गेहूँ बोल रहे हैं, हीरा चंदन के बारे में इन लोग को नॉलेज नहीं था, तो ये लोग चावल गेहूँ ले लेते थे, हीरा चंदन दे देते। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे की जानत हीरा के मरम हिया का आदिवासी, पत्थल जान हीरा सोना फेंकत झारखंड वासी, चंदन काठे आग जोरत माघ पुष्य मासे, काठे काठे चिन्हित भेला 5 सदी से 5 सदी के बाद पता चलता है इन लोग को लकड़ी की पहचान। चंदन काट का आग जला के ये लोग माघ पूस जो है ठंडा का दिन में ये लोग आग तपता था। कौन? आदिवासी लोग यहाँ का आदिवासी। की जानत हीरा का मरम, क्या जानेगा हीरा का वैल्यू ये लोग? यहाँ का आदिवासी की जानत हीरा का मरम यहाँ का आदिवासी, पत्थर जान हीरा सोना फेंकत झारखंड वासी। पत्थर जान के हीरा और सोना को ये लोग झारखंड वासी जो है फेंकते बोलते थे, खेलते थे पत्थर जान के कि ये हीरा क्या है, ये तो पत्थर है। इन लोग को नॉलेज नहीं था। अब वहाँ से वो लोग गेहूँ लेके आते थे और ले आके इन लोग से पत्थर लेके चल जाते थे, हीरा मोती और चंदन का लकड़ी इन लोग को यहाँ से लेके वो लोग चल जाते थे, और इन लोग को बदले में चावल गेहूँ ये सब दे के जाते थे। और इन लोग को नॉलेज भी नहीं था, बोल के ये लोग माघ पूस का मास में ये लोग चंदन का ही लकड़ी से आग जला लेता था। 5 सदी से काठे काठे चिन्हित बेला, 5 सदी का शेष में लकड़ी में पहचान हुई लोग को। 5 सदी में इतना दिन तक इन लोग को पता भी नहीं था कि ये लकड़ी का कितना वैल्यू है यहाँ का आदिवासियों का। टावा ठेकान लेल परे मगध राजा के हुकुम भेल, राजा के बेटा सेना लेके झारखंड एक बोन चहिट गेल। टावा ठेकान लेके, टावा ठेकान लेल परे, अब तो लेल परे यानी कि टावा ठेकान माने थोड़ा सा
थोड़ा सा इसका जो व्यापारी लोग थे उन लोग से पूछताछ करने के बाद मगध के राजा का हुक्म हुआ कि भाई इतना जो खनिज लेके आ रहा है, तुम लोग इतना जो बहुमूल्य चीज़ें लेके आ रहे हो, कहाँ से ला रहे हो। पूछताछ करने के बाद अब हुक्म दे दिए वो कि जाओ, राजा का बेटा अपना बेटा को हुक्म दिए कि जाओ, कहाँ से ये सब आ रही है देखो। तो राजा का बेटा सेना लेके झारखंड के पौन चहट गए, चहटना यानी पहुँचना, पहुँच गया कहाँ पे। राजा का जो बेटा था वो झारखंड का जंगल पहुँच गया ये सब खनिज को देखने के लिए, ये सब चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ों को देखने के लिए कि कहाँ से ये सब आ रही है। ठीक। अब राजा का बेटा जो है कौन था, राजा का बेटा उमादित्य, राजकुमार वीर उमादित्य सेना ले अला, दामोदरक धारी एक दिन मेला लगाई देला। अब राजकुमार उमादित्य जो है सेना लेके आ गया, कहाँ पे आ गया, दामोदर का किनारे, दामोदर नदी का किनारे सेना लेके आ गया वो। सेना लेके आ गया, आने के बाद मेला लगाई देला। अब मेला के लगाई देला यानी इतना सैनिक ही आए कि बिल्कुल मेला की तरह हो वहाँ पे दिखाई पड़ने लगा। ठीक है, इतना सैनिक ही वो लेके आते हैं। कौन, राजा उमादित्य जो थे, उमादित्य जो राजा थे मगध से, वो आते हैं। मेलाई ठेलम ठेला भेला दुयो बाटेक सेना, जंगले हुलमाइल भेल भाभे बाघ भालुक मैना, आदिवासिक सुघे के राज आय रजे लूट लेला, जुग बीतल परे दिकुक सहिया पताई लेला। अब देखिए, मेलाई ठेलम ठेला भेला, मेलाई ठेलम ठेला भेला यानी यहाँ तो आदिवासी लोग रहते थे। अब तो वो लोग अचानक से कोई भी राज को आने के लिए राजा को यहाँ पर ये नहीं ना दे सकते हैं कि ये लोग आदिवासियों के बीच में और इन लोग के राजाओं के बीच में लड़ाई होती है। ठेलम ठेला यानी कि पूरा लड़ाई झगड़ा ठेलम ठेला हो गया। दुयो बाटक सेना, आदिवासियों का और इधर का भी और मगध का भी, दोनों से लड़ाई हुआ। जंगले हुलमाइल भेल, हुलमाइल यानी कि पूरा मार झगड़ा हुआ, पूरा एकदम दोनों साइड से हुलमाल होना यानी मार पिटाई हो गया, हुलमाल हो गया। भाभे बाघ भालुक मैना, अब भाभे यानी कि बाघ देख रहा है, सोच रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। भालुक यानी कि भालू, भालू और मैना एक पक्षी है। तो बाघ जो है, भालू है, मैना है, ये लोग हुलमाइल को देख रहा है, भाई क्या हो गया यहाँ का जंगल में, ये तो अचानक से। अब क्या हुआ, जंगले आदिवासी सुखे राज आय रजे लूट लेला। आदिवासी का सुख का राज जो था, इतना सुखी से रह रहे थे, प्रकृति के साथ रह रहे थे, सुखी से खुशी से रह रहे थे, अचानक से आके लूट लिया राजा अपना सैनिक लाके। जुग बीतल परे दिक्कू सहिया पताय लेला। जुग बीत जाने के बाद यहाँ का जो दिक्कू लोग थे, जो आए थे, दिक्कू यानी बाहरी, जितने भी बाहरी लोग हैं उसको दिक्कू बोला जाता है। झारखंड से बाहर का आदमी को आदिवासी लोग दिक्कू बोला करते थे। तो यहाँ का दिक्कू लोग यहाँ पे जुग जब बीत गया, एक दो जुग बीतने के बाद सहिया पता लेला, यानी सहिया यानी एक बोलते हैं गांव में फूल पताना, सहिया पताना, ये सब जो लोग गांव के हैं उन लोग जानते होंगे। एक दूसरे का जब आदमी एक दूसरे से दोस्ती करते हैं तो गांव में फूल पता लेते हैं, तो उसी तरह से यहाँ का आदमी लोग एक दूसरे से दोस्ती कर लिए, सहिया पता लिए। दिक्कू लोग भी, आदिवासी लोग भी एक दूसरे में मिलजुल गए जुग बीतने के बाद, लेकिन लड़ाई तो हुआ था पहले। ठीक, अब आते हैं अगला। सोड़ मोड़ जंगली बले नायकम, मेतुक बोध बलक मुड़े बैसन जैसन जम, जे करले कांड धनुक से करले कलम, कैर काट गेल कारी कलम करे आइले बलम। सोड़ मोड़ जंगली मानुस बले नाय कम, सोड़ मोड़ यानी कि सीधा साधा जंगली मानुस, लेकिन बल में तो नहीं कम था। ये लोग भी, आदिवासी लोग, बल में यानी ताकत में बिल्कुल कम नहीं था। इन लोग का शरीर भी एकदम ताकतवर था। मेंतुक बोध बलक मुड़े बैसल जैसन जम, लेकिन बुद्धि के ही तो बल पे वो लोग जम की तरह के बैठ गया दिक्कू लोग। ये बोल रहे हैं, जे कर ले कांड धनुक से कर ले कलम, जो करेगा कांड धनुक से कर ले कलम, यानी जो जिस करील का कांड धनुक। अब देखिए करील, सुनिए क्या होता है। करील होता है बांस का जो पौधा होता है, उसका छोटा जो रूप होता है उसको करील बोला जाता है। जब पौधा लगा, बांस का जो पेड़ होता है उसमें जब छोटा से उगता है ना, उसको उसको करील बोलते हैं। बाद में वही बड़ा होकर बांस बनता है। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है यहाँ पे, जिस करील से, जिस छोटे बांस से बांसुरी बनता है, और सॉरी, जिस छोटे बांस से बांस बड़ा होने के बाद धनुष और कांड यानी कि उसको बोला जाता है तीर। धनुष तीर जिस छोटे से करील से बनता है, जिस छोटे बांस से बनता है, उसी बांस से तो कलम भी बनता है, उसी बांस से तो कलम भी बनता है, उसी करील से। तो कहा गया है कि कलम का ताकत बहुत
होता है, और जो कांड धनुक का ताकत है कलम के सामने कुछ नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि बल में तो ये लोग कम नहीं थे आदिवासी लोग, लेकिन वो लोग अपने बुद्धि के बल पर आके जम गए यहाँ पे। जैसे कांड जो है, कांड धनुक भी तो उसी करील से बनता है जिस करील से कलम बनता है, जिस बांस से कलम बनता है उसी बांस से कांड और धनुक यानी कि तीर और धनुष उसी से तो बनता है। कायर कैर काट गेल कारी कलम करे आइले बलम, यानी जो चीज़ धनुष कर सकती, जो चीज़ कलम कर सकती है वो चीज़ तीर धनुष से हो नहीं सकती है। ये चीज़ कहें कि एक ही करील से सारा चीज़ बनता है, उसके बावजूद भी कलम की ताकत ज़्यादा होती है। बजर तरी तन चाही फूल ऐसन मान, आठी भरी कोयर ना चाही नारियल तरी जान, बल बुद्धि दियो चाही मानुष एक जिनगानी, मनुष्य तरी बाँचे खातिर चाही आग पानी। ठीक, बजर तरी तन चाही, एकदम पत्थर चट्टान की तरह तन चाहिए, तन यानी कि बॉडी चाहिए, वैसे ही फूल ऐसा मन, लेकिन मन जो है एकदम फूल की तरह कोमल होना चाहिए। आठी भरल कोयर ना चाहे नारियल तरी जान, आठी भरल यानी कि किसी भी कोयर को देखिएगा उसमें आठी ही बड़ा होता है, आठी यानी कि गुठली ही बड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें मांस भी होना चाहिए। चाहे नारियल तरी जान माने बिल्कुल गुठली ही भरा हुआ बेर का पेड़, बेर का फल की तरह नहीं चाहिए, चाहिए कैसा, नारियल की तरह, बाहर से सख्त अंदर से कोमल, वैसा चाहिए इंसान को बनना। बल बुद्धि दियो चाहे मानुषक जिनगानी, मानुष तरी बचे खातिर चाहिए आग पानी। बल और बुद्धि दोनों चाहिए किसको, मनुष्य का ज़िंदगी में। मनुष्य तरी बचे खातिर, मनुष्य को बचना है तो चाहिए आग और पानी, आग पानी दोनों चाहिए, खाली पानी नहीं चाहिए, आग और पानी दोनों चाहिए। वही कहा गया है, आदिवासी लोग का तो तन बहुत मजबूत था, लेकिन बुद्धि नहीं था, इसलिए आके जम की तरह दिक्कू लोग आके बैठ गए। बल बुद्धि चले लगला दामोदर धारे। अब आके जब ये लोग आके बस जाते हैं, बसने के बाद क्या करते हैं, बसने के बाद यहाँ पे दामोदर का किनारे वो लोग, दामोदर का किनारे बल बुद्धि चले लागल दामोदर धारी, बल और बुद्धि दोनों चलने लगा। कहाँ पे, दामोदर नदी के किनारे। जोगना माझी पहरा दे राजा उमदे तक बारी। अब बल और बुद्धि जब दोनों चलने लगा दामोदर नदी के किनारे, अब जोगना माझी कौन था, जोगना माझी जो था वो तो यहीं का आदिवासी था, लेकिन अब पहरा देने लगा कहाँ, उमादित्य जो राजा था उसका ही बाड़ी और घर में पहरा देने लगा, पहरा देने का काम पकड़ लिया। झाड़ बोन कटे लागल, पशु पक्षी भागे लगला, राजा गढ़ बने लागल, मानुष तनी जागे लगला। जंगली झाड़ बोन यानी कि जंगल पेड़ पौधे कटने लगे, पशु पक्षी भागने लगे, राजा गढ़ बने लगला, मनुष्य तनी जागे लगला, यानी राजा अपना गढ़ बनाने लगा। आदिवासी लोग से जीतने के बाद वो अपना गढ़ बनाने लगते हैं। राजा अंगसर नाम का एक शहर बसाते हैं यहाँ पे, वही कहा गया कि राजा अपना गढ़ बनाने लगा। मानुष तनी जागे लगला, मनुष्य लोग भी जागने लगे, आदिवासी लोग भी जागने लगे थोड़ा सा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ें देखने लगे यहाँ पे। दालाने के ऊपर दालान, कोठी के ऊपर कोठी, माटिक हुइलेक सोना हीरा चमके लागल कोठी, माटिक पेटे माटिक रतन माटी से उपजला, हेरले रहला माटिक मनुष्य माटी से की भेला, यानी कि दालाने के ऊपर दालान, छत के ऊपर छत, एक एक दो दो तल्ला बनने लगा यहाँ पे, कोठी के ऊपर कोठी, माटिक हुइलेक सोना हीरा चमके लागल कोठी। अब मिट्टी से निकला हुआ जितने भी सोना हीरा था उसी से कोठी चमकने लगा, यानी महल चमकने लगा। माटिक पेटे माटिक रतन माटी से उपजला, यानी माटी का पेट से माटी का जो रतन था माटी से उपजला। हेरले रहला माटिक मानुष माटू से की भेला, यानी माटी का पेट से निकला हुआ जो रतन था वो सब माटी से जो उपजा हुआ जो रतन था वो सब वहीं कोठी पे ही लगने लगा, कोठी पे ही लगने लगा। ठीक है, तो कोठी में ही लगने लगा, माटी से ही निकला हुआ सारा चीज़ जो था। दलाने के ऊपर दलान, कोठी के ऊपर कोठी, माटी के ऊपर सोना हीरा चमके लागल कोठी, माटिक पेटे माटिक रतन माटी से उपजला, हेरले रहला माटिक मानुष माटी से की भेला। अब देखते रह गए यहाँ पे, हेरले रहला यानी देखते ही रह गए, माटी का मानुष जो मनुष्य जो थे वो लोग देखते ही रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, यहीं से निकला हुआ चीज़ अब यहाँ पे लग गया महल में। हाथी साल घोड़ा साल नदी कारगाह बनल, पानी पिए खातिर पशु पथले के भाड़ बनल, सरई बोने सरई काठ ना यार रहल, रोंदल कुंदल से काठे सज गेल महल। अब क्या हो गया, हाथी लोग के लिए अलग से साल यानी कि घर बन गया,
जानवरों के लिए अलग से घोड़ा का साल, हाथी का साल, ये सब जंगल के अंदर ही लोग का नदी के किनारे ही घर बन गया अब अलग अलग जानवरों के लिए, क्योंकि जो इनका जो साम्राज्य जो बनाते हैं वो, तो वहाँ पे तो वो उस टाइम जानवर भी रखे थे, सारा कुछ था, तो उन लोग के लिए अपने अपने घर बना देते हैं वो। नदी के कारगाहें बनल, यानी नदी के किनारे किनारे पे वो बना देते हैं। पानी पिए खातिर पशुक पथलेक भाड़ बनल, यानी पानी पीने के लिए यहाँ पे पशुक पथलेक भाड़ बनल, यानी पानी पीने के लिए वही घोड़ा और हाथी ये सब के लिए भी नदी के कारखाना माने नदी के किनारे जो बनाए थे उन लोग के लिए पत्थल एक भाड़ बना, पत्थल एक यानी कि पत्थर का नाद वहाँ पे बनाते हैं पानी पीने के लिए पशुओं के लिए। उसी पत्थर से उसी को ही गोद करके सरे बुनक सरे काठ नाय आर रहा। आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ का जो पेड़ पौधा जो था जिस जंगल का, वो जंगल तो उस टाइप से उस पेड़ पौधा अब रह नहीं गया, वो लकड़ी वैसा रह नहीं गया। अब क्या हो गया, रौंदल कुंदल से काठे सज गेल महल, यानी कि जो पेड़ थे वो पेड़ अब वैसे ही पेड़ नहीं रह गए, वो वही लकड़ी नहीं रह गई। यहाँ पे कहा है, यहाँ रौंदल कुंदल यानी कि उसी लकड़ी को छील के रौंद के उसी से महल सज गया, समझे। उसी से तो महल सज गया, क्योंकि पेड़ पौधा से जो भी ये निकले थे, पेड़ से जो भी अच्छा पेड़ था वो सबको देख के काट के वो सबसे बहुत सारे फर्नीचर बनाए वो महल के लिए। तो अब वो पेड़ नहीं रह गया, वही कह रहे हैं यहाँ पे कभी कि सरई बोठे सरई बोने सरई काठ अब नाय रहा, यानी सरई का जंगल का अब वो सरई अब लकड़ी वैसा नहीं रह गया। गम गम चमके लागल चंदल काठे के दर्जा, चम चम चमके लागल कुंदल पाथक सिंह दर्जा, राजा गढ़ तो चमके लागल सोना हीरा रफे, बौन भितरे हाथी घोड़ा आनला खेपे खेपे। गम गम चमके लागल, गम गम चमके लागल चंदन काठे के दर्जा, चंदन काठ का दर्जा बिल्कुल एकदम गम गम गमके लगा, यानी कि बहुत सुगंधित दरवाज़ा वहाँ पे लग गया। यहीं से पेड़ पौधे को काट करके कहाँ पे लगा दिए, महल में। चमकम चमके लागल कुंदल पाथक सिंह दर्जा, चमचम जो चमकने लगा, कहाँ, कुंदल पाथक सिंह दर्जा, यानी कि जो भी ये थे क्या बोलते हैं उसको, सिंह दरवाज़ा। जिससे कोई भी राज जो होता है उसमें बाहर का जो गेट होता है उसको सिंह दरवाज़ा बोला जाता है, ठीक है, सिंह दरवाज़ा। तो वहाँ पे बड़े पत्थरों से उसको कूंदा जाता है, कूंदा यानी कि बड़े पत्थरों का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, और उसको उस पत्थरों को बहुत ही प्रकार से गाढ़ा जाता है, यानी कि उसको कूंदना यानी कि गाढ़ा करना, और जिससे कि उससे उसमें नक्काशी की जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि बाहर का जो सिंह दरवाजा था उसको पत्थर से नक्काशी की गई वहाँ पे, उस पत्थरों को लगा के। राजा गढ़ तो चमके लागल सोना हीरा रफे, बोन भीतरे हाथी घोड़ा आनला खेपे खेपे, यानी कि राजा को जो दरवाज़ा था वो तो हो गया। चलिए, राजा गढ़ तो चमके लागल सोना हीरा रफे, यानी कि राजा का जो गढ़ बिल्कुल सोना और हीरा का जैसा एकदम, और उसी से चमकने लगा पूरा राजा का गढ़, क्योंकि इतना खनिज था और इतना सोना हीरा ये सब थे, वो सबको ले गए थे और वहाँ पे लगाए थे अपने ये में, तो वो सब चमकने लगा पूरा इलाका में। बौन भीतरे हाथी घोड़ा आनला खेपे खेपे, अब जंगल अंदर में क्या बच जाते हैं, जंगल अंदर में हाथी घोड़ा ये सब थे, वो सबको भी धीरे धीरे खेपे खेपे यानी कि धीरे धीरे कर करके लेते लाए साम्राज्य के लिए, अपने नगर के लिए। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी सोना हीरा थे वो सबको लगा लेते हैं अपने राज्य में, अपने महल में, और जितने भी बहुमूल्य लकड़ियाँ थी वो सबको ला के अपने महल में लगा देते हैं, वो सबको अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके लगा लेते हैं। और जो गेट दरवाज़ा था वो सब के लिए पत्थर का नक्काशी करते हैं, वही पत्थर को नक्काशी करके लगा लेते हैं, ये सब बताया है। मतलब एक राज चलाने के लिए आप देखे होंगे कि राज्य में ये सब चीज़ें रहती थी, पहले के राजाओं रखते थे राजा लोग। सोनार कमार मूर्तिकार गढ़े लगला मूरत, छेनी हथौड़ी छेंच छाँच कुंदाय पथलेक सूरत, लाताएँ पताएँ भरल, कमल फूल फूट गए, नाना रंगे नाना ढंगे की मूर्ति बन गई। अब क्या हो गया, यहाँ पे जो सोनार थे, कमार थे, मूर्तिकार थे, ये लोग पूरा मूर्ति वूर्ति बनाने लगे वहाँ पे।
क्योंकि राज बसेगा तो वहाँ वहाँ पे तो मूर्तिकार लोग तो रहेंगे ही, और वो लोग तो राज में मूर्ति 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 गढ़ने का काम करने लगे। छेनी हथौड़ी छेंच छाँच कर, यानी छेनी हथौड़ी से पूरा छेंच छेंच के कुंदाई पत्थर सूरत, यानी कि जो पत्थर था उसको भी गढ़ने का काम करने लगे। लता पता से भरल कमल फूल फूट गेल, नाना रंगक नाना ढंगक मूर्ति बन गई। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं लता पता से भरा हुआ कमल फूल अब तो फूट गया, यहाँ पे तो सारा चीज़ इसका यहाँ से संसाधन निकल गया, नाना रंग का नाना ढंग का। अब यहाँ पे मूर्ति बनने लगा, मूर्ति उर्ति बनने लगा यहाँ पे इस जंगल से पत्थरों को निकाल करके। यानी एक राज अगर बसा रहे हैं तो वो सारे चीज़ को, यहाँ का संसाधन को निकाल करके, सारे चीज़ को निकाल करके, पेड़ पौधा से लेके चंदन लकड़ी से लेके पत्थर को लेके सब कोई को वहाँ से काट करके निकाल करके जंगली जानवरों को ला करके एक राज बसा रहे हैं। उसके बारे में बता रहे हैं कि उतना अच्छा जंगल को इन्होंने साफ कर दिया। रंग बिरंगक माछ नाचे अंक सरक पानी, नाना बोरनेक पंखी उड़े सरोवर एक धारी, लाल सादा लील कमल खेले राजबालिका, चीर हरण करे सरोवर रिझे सालुक बनवालिका। यानी कि रंग बिरंगा का मछली नाच रही है, कहाँ पे? अंकसर का पानी में। तालाब खुदवाते हैं राजा लोग, अपने उस टाइम तालाब खुदवाते थे जिसको राजा तालाब बोला जाता था। तो तालाब खुदवाते हैं, वो तालाब में नाना बरन एक पंखी उड़े सरोवर एक धारी, उस जो तालाब के किनारे अलग अलग प्रकार के पंछी उड़ रहे हैं। लाल सादा लील कमल, 3 टाइप के कमल के फूल वहाँ पे खेल रहे हैं। और राजबालिका जो है, जो राजकुमारी जो है, वो सरोवर में नहा रही है, रिझे सालोक बनबालिका, पूरा रीझ रही है, खुशी मना रही है। कहाँ पे? पानी में खेल रही है, उस राजा के तालाब में खेल रही है, सरोवर में खेल रही है। तो यही बोल रहे हैं एक एक प्रकार का कमल आ गया वहाँ पे, बहुत प्रकार के लाल सादा नीला, बहुत प्रकार के पक्षी वहाँ पे आके बसने लगे, रहने लगे उस सरोवर में। राजा ने जो बांध तालाब कोड़वाया था उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि राजा लोग का एक तालाब भी होता था, जहाँ भी वो शहर बसाते थे, नगर बसाते थे, वहाँ तालाब, राजा का अपना तालाब, राजा अपना महल, वो सब बसाते थे। युवा मंडली चांद सूरज बांधक आरी आरी, मधुलोभी भौरा मडरे अंक सरक धारी धारी, डोह डूमेर कोचरा महुआ सब सिराय गेल, धान गेहूँ जोंधरा बूटे खेत साज गेल। ठीक है, ये दूसरा लाइन है, पहले वाला लाइन को हम बता रहे हैं। देखिए क्या क्या कहा गया यहाँ पे। युवा मंडली चांद सूरज बांधे आरी आरी, मधुलोभी भौरा मडरे अंक सरक धारी धारी। युवा मंडली चांद सूरज, यानी जो तालाब है उसके किनारे किनारे युवा मंडली, युवा लोग जो है वो लोग उस तालाब के किनारे किनारे बैठने लगे, घूमने लगे। क्यों? कैसे? मधुलोभी भंवरा बन रहे, यानी मधु की का जो लोभी भंवरा जो होता है, जिस प्रकार मधु की तलाश में जैसा मंडराता है यानी घूमता फिरता है, उसी प्रकार युवा लोग यहाँ पे जब राजबालिका लोग और दूसरी बालिकाएं नहाती थी तो युवा मंडली यहाँ पे घेरा करके घूमता था, उसके किनारे किनारे आरी आरी यानी तालाब के किनारे किनारे घूमता था मधुलोभी भंवरा की तरह। डोह डूमेर कोचरा महुआ सब सिराय गेल, धान गेहूँ जोंधरा बूटे खेत साज गेल। डोह डूमेर कोचरा महुआ, ये सब जो जंगली पेड़ पौधे थे, जो जंगल से उपज जो थी, जो सीधे जंगल से ही होती थी, वो सबको ख़त्म कर दिए ये लोग। अब ये लोग क्या किए, ये लोग अब समझदारी से वैसी चीज़ें उगाने लगे जो काम आने लगी, जैसे कि धान हो गया, गेहूँ हो गया, जोंधरा यानी कि मकई, बूट यानी कि चना, ये सब का उपज करने लगे। ये सब से खेत जो है सज गए। ये लोग डोह डूमेर जो होता था, कोचरा महुआ जो होता था, ये सब ख़त्म कर दिए। मेंतुक राजा का माल गुजारी मोराय बांधे दे हला, ढाकी डोमनी धान गेहूँ गढ़ पहुँच जा हला। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो राजा, लेकिन इतना होने के बावजूद भी राजा जो है, राजा तो माल गुजारी लेने लगा। अब माल गुजारी लेने लगा तो अब क्या करने लगे लोग, ढाकी डोमनी, ढाकी से डोमनी से धान गेहूँ ले लेके गढ़ पहुँच, माने राजा का जो गढ़ था वहाँ जाके तुमको माल गुजारी देना पड़ता था। अगर कोई भी अनाज उठाए आप तो उगाए आप तो आपको फिर माल गुजारी देने के लिए राजा का गढ़ में जाना पड़ता था। ये चीज़ बताएं यहाँ पे। मगध राज से कते बनिया राजाए मंगाई ले, नाना रकमें व्यापार तबे शुरू भई गेल। मगध राज से कितना बनिया राजा ने मंगा लिया, मगध राज से कते बनिया राजाए मंगाई ले, नाना रकमें व्यापार तबे शुरू भई गेल। उसके बाद नाना रकम यानी कि बहुत प्रकार के व्यापार यहाँ पे शुरू हो गया। मगध राज से बनिया मंगा लिए राजा, माने व्यापारी लोग को मंगा लिए यहाँ पे, और अलग अलग प्रकार का यहाँ पे व्यापार शुरू हो गया। कुछ कुंभा बदल घर बन गए, यानी कि कुछ कुंभा
बदल घर बन गए। ये जो कुंबा था, छोटे छोटे जो घर थे, जो झोपड़ियाँ थी, वो सब के बदले अब यहाँ पे साम्राज्य जब बन गया, वहाँ पे अंगसर शहर जो बसा देते हैं वो उमादित्य राजा, तब वहाँ पे वो जो शहर था तो उसमें अब कुंबा छोटे छोटे झोपड़ियाँ थी, वो सब के बदले अब घर बनने लगा। घर माने पक्के मकान बनने लगे। गाजारे तोपाइल दामोदर कारखाए शहर बस गेल। गाजारे तोपाएँ यानी कि गाजार में जंगल से तोपा हुआ यानी कि जंगलों से, झाड़ फूँक से बसे हुए जितने भी क्षेत्र थे, जितना भी जंगल से छिपा हुआ क्षेत्र था, तोपाल दामोदर कारघाई शहर बस गए। यानी दामोदर के किनारे जितने भी जंगली क्षेत्र था वहाँ पे अब जंगल हट के अब शहर बस गया। वहाँ पे केंद पियार मांदल एक जगह सेव अनार ले लेल पारस फूल एक सिंहासन गुलाब राजा बस गेल। केंद का पत्ता होता है जिससे बीड़ी बनता है, आप लोग जानते होंगे। केंद का फल भी होता है। तो केंद पियार और मादाल यानी कि शरीफा, ये सब के जगह अब सेव अनार ने जगह ले लिया यहाँ पे। पारस फूल एक सिंहासन है, यानी पलाश का जो फूल था उसका सिंहासन जहाँ पे था, उस सिंहासन को हटा करके कौन राजा बन गया? गुलाब राजा बस गया। यानी कि गुलाब का फूल राजा बन गया वहाँ पे अब, पलाश फूल को छोड़ करके। हुइबर चेटगर बुदलक लोगेक भय गेल राज, चनफन लुरगर विद्वान लोगे करे लगला काज। पोंगा पंथी निपट कना राजा घरे आना गोना, एक बाटे खाला दोना दोसर बाटे थारी सोना। यानी कि हुइबगर चेटगर बुदलक यानी कि हुइबगर यानी कि जो उत्साही लोग थे, जो चेटगर यानी कि जो जिनमें जिनमें जिन लोग बुद्धिमान थे, जिन लोग थोड़े चालाक थे, वो लोग का राज आ गया। चनफन लुरगर विद्वान लोग करे लगला काज। चनफन यानी कि जो एकदम चनफन थे, चनफनिया यानी कि उसको बोलते हैं चंचल। लुरगर जिसको कुछ चीज़ करने का लुर हो उसको लुरगर बोलते हैं। विद्वान जो विद्वान हो, बुद्धि में हो, वो सब का काज आ गया। पोंगा पंथी निपट काना राजा घरे आना गोना। अब देखिए पोंगा पंथी जो 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 उसको कहते हैं पोंगा पंथी को, जो ठग होते थे। पोंगा पंथी यानी कि जो ठग प्रकार के लोग होते थे, वो लोग का राजा का घर में आना गोना होने लगा। जो ठग होते थे, जो वही ठग ही बोल सकते हैं इसको। राजा के घर में आना गोना माने आना जाना होने लगा राजा के घर में। एक बाटे खाला दोना दोसर बाटे थारी सोना। लेकिन तब पर भी यहाँ पे भेद विभेद रहा ही। एक तरफ खाला दोना, खाला यानी कि पतरी जिसको बोला जाता है, पत्तल से जो खाला बनता है जिस खाने के लिए दिया जाता है, और दोना। और दूसरा तरफ थाली और सोना। दूसरा थाली में दूसरा तरफ के लिए थाला जो है वो सोना का रहा, लेकिन बाकी लोगों के लिए खाला और दोना का रहा है, मतलब पत्तल से खाने के लिए ज़्यादा। तो यहाँ पर भी विभेद था इतना होने के बावजूद भी। धप धप करे लागल इंजोर एक रात, गह गह करे लागल दिने कुन माइत। एक झोंतर झोंका झोर झझाइल झुमरे झुनुर झुनुर झुली रंग महल भीतर। अब देखिए यहाँ का पतन कैसे होने शुरू होता है। अब यहाँ पे रंग महल जो है, कोई भी राज होता है तो उसमें एक रंग महल होता है। रंग महल में नाच गान चलता है, समझे। तो धप धप करे लागल इंजोर एक रात, माने इंजरिया का भी रात भी धप धप करने लगा। पूर्णिमा का रात भी धप धप यानी कि बहुत चमकने लगा, इतना जगमग हो गया क्षेत्र वहाँ पे। गह गह करे लगल दिने के उन्माद, दिन में भी उन्माद गह गह करे लगल। इतना आदमी का आना जाना होने लगा कि गह गह करने लगा, दिन में भी उन्माद होने लगा वहाँ पे। एक झोंतर झिकाझोर झचक झूमरे, यानी झूमर गान से पूरा झकाझोर होने लगा पूरा क्षेत्र जो रंग महल था। इसके बारे में बता रहे हैं। झुनुर झुनुर झुलनी रंग महल भीतरे, बिल्कुल झुनुर झुनुर होने लगी, पायल बजने लगी रंग महल के अंदर में ही। ठीक है। सोम रसे माइत गिला रसिक कुल, अली कुलेक पाँच देखाई फूल फूल। दिन भेलो करिया गोरा अंधारे से एके, उमादित जोगना माझी प्याला देखो एके। सोम रसे माइत गिला। अब देखिए वहाँ पे तो रंग महल में तो नाच गान चल ही रही थी। अब क्या होता है कि सोम रस में यानी कि दारू में, मद में, नशा में मताया गया। कौन मता गया? रसिक के कुल। सोम रसे मताई गेला रसिक के कुल, अली कुलेक पाँच देखाई फूल फूल। ठीक है। दिन भेल करिया गोरा अंधारे से एके, उमादित जोगना माझी प्याला देखो एके। जो सोम रस पीने वाले थे, जो भी दारू पीने वाले थे, वो लोग रसिक का जो कुल है, यानी जो रसिक यानी जो नशा करने वाले जो भी
जो रंग रसिया लोग थे वो लोग तो सोम रस में ही मत आ गए वहाँ पे राजा का साम्राज्य में। अली कुलक 5 दिखाई कुल उपुल दीन भलो करिया गोरा। आप देखिए दिन में तो ये लोग करिया गोरा का भेद था, वहाँ पे ऊंच नीच का भेद था कि वो ऊंची जाति का है, वो ऊंच है, वो करिया है, वो गोरा है, वो गोरा है। लेकिन रात में जब पीने बैठते थे तो कोई करिया गोरा एक मतलब कभी भेद नहीं होता था। एक तरफ उमादित राजा बैठता था, एक तरफ जोगना माझी बैठता था, लेकिन दोनों का प्याला भी एक ही होता था, एक ही समान, एक लाइन में बैठते थे ये लोग। ये बता रहे हैं यहाँ पे। दिन में तो वो चीज़ था कि भेद था, लेकिन रात में जब पीने बैठते थे तो कोई भेद नहीं था। एक ही मयसाला था, एक ही दारू दुकान था, एक ही सब कुछ था। अब बता रहे हैं यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के भिन्न भिन्न डहर, हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग रास्ता। ताड़ी कुंभे बैसे गेले एक दुनाक लहर, नाय जीबो मंदिर मस्जिद जायत पाते घर, पेरमेक नहर जहाँ बहे जीबो ताड़ी खर। यानी कि कहा गया हिंदू मुस्लिम तो अलग अलग डहर है, ताड़ी का कुंभे, लेकिन अगर हम बैस जाते हैं ताड़ी पीने के लिए, अगर ताड़ी का कुंभा में अगर दारू पीने के लिए बैस जाते हैं, लेकिन तब तो दोना का लहर एक ही है, एक ही लाइन में दोना लेके सब बैठ गए हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे मंदिर मस्जिद, ना जब वो मंदिर मस्जिद जायत पाए तक घर, जहाँ पे जात और पात का विभेद है, मंदिर मस्जिद हम कहीं नहीं जाएंगे। हम तो जाएंगे प्रेमेक नहर जहाँ बहे जीबो ताड़ी घर, हम तो ताड़ी का घर जाएंगे, यानी कि मधुशाला जाएंगे जहाँ पे प्रेम का नहर बह रही है। ठीक, एक घरे एक दुआरे पियाला संगी संगीन एक, एके ताड़ी एके बाड़ी रस एक लबनी एक, दिकू होड़ सब एक भाखा एक बन एक, एक डारी सभिन बसली पाखी अमीन एक, रात बीतल राजा प्रजा एक संगे लहरे, सब पर से 3 पात दिने कुजियारे। ठीक, बोल रहे हैं एक घर है, एक दुआर है, पियाला संगी संगीन एक, एक के ताड़ी एक के बाड़ी रस एक लबनी एक, यानी कि यहाँ ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। कहाँ पे? मधुशाला में, जहाँ पे दारू दुकान है, दारू जहाँ पे मिलता है वहाँ पे कोई भेद विभेद नहीं है, सबका एक है, सबका प्याला एक है, लबनी एक है, सब कुछ एक है। लबनी यानी कि चुका, उस टाइम चुका में ही पीता था आदमी लोग, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। प्याला एक है, एके ताड़ी एके बाड़ी, माने एक ही ताड़ी है, एक ही पीने वाला मद है, ताड़ी है, हाड़ी है, एक ही है, एक ही एके बाड़ी, घर भी एक ही है, रस भी एक ही है, लबनी भी एक है। लबनी यानी कि बड़ा वाला हंडी होता है, उसी से दारू सबको निकाल निकाल के दे दिया जा रहा है। इसमें यहाँ पे कोई भी भेद नहीं है, एक ही घर एक ही द्वार पियाला संगी संगी नहीं। दिकू होड़ सब एक भाखा एक बन एक। दिकू बाहरी, होड़ यहाँ के रहने वाले, बाहरी भी यहाँ पे रहने वाले भी, मतलब यहाँ के आदिम भी, सब कोई एक बैठ गए एक साथ दारू पीने। भाषा भी तब एक हो चुका है, वो लोग एक बन गए हैं सारे कोई। एक डारी सभिन बैसली पंखे हमीन एक, यानी एक ही डाली में बैठे हुए हम लोग सब पक्षी हैं। रात बीतल राजा प्रजा के संगे लहरे, अब रात तो बीत गया, राजा प्रजा एक साथ, राजा प्रजा रात बिता दिए, एक साथ दारू पी के सब रात बिता दिए। लेकिन सही पारा से 3 पात दिने को जियारे, लेकिन वही परास का, वही पेड़ का 3 गो पात दिख रहा है दिन का उजियारे, यानी वही ढाक के 3 पात हो जाता है। दिन में तो अलग अलग चीज़ है, ढाक का 3 पात हो जाएगा, रात में तो सब एक हो गया, सब भाई भाई बन जाते हैं, लेकिन दिन में वही ढाक का 3 पात, परस का 3 पात, परस का 3 पात बन जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मतलब वर्णन किए हैं कि शुरुआत में यहाँ पे बहुत ही खनिज संपदा थी, बहुत ही पेड़ पौधे थे, लताएं पताएं से भरल जंगल था, नदी थी, झरने थे। लेकिन बाहर से दिक्कू लोग आते हैं, मगध के व्यापारी आते हैं, मगध से राजा आते हैं, आने के बाद यहाँ आक्रमण करते हैं, यहाँ पे आदिवासियों को हटा करके एक साम्राज्य बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं अंकसर। वो राजा कौन थे? वो राजा थे उमादित्य राजा। ठीक है, उमादित्य राजा। तो उमादित्य राजा यहाँ पे नगर बसाते हैं। नगर बसाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, खनिज थी, वो सब से यहाँ पे नगर का निर्माण होता है। नगर निर्माण होने के बाद यहाँ पे तालाब होता है, राज तालाब खुदवाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे रंग महल जो है वहाँ पे नाच गान होता है, बहुत उछल कूद होते हैं, और सब कोई बाहरी, मतलब दिक्कू और जो यहाँ के थे आदिवासी, सब कोई मिलजुल के रंग महल में रंग रसिया की तरह रहते हैं। तो यहाँ तक है। अभी आगे हम लोग और सेकंड पार्ट में करेंगे, तो आप लोग बने रहिए।
और बहुत ही अच्छा से हम लोग डिटेल से इसको कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। और हाँ, प्रैक्टिस सेट एकदम इसका लगाइएगा, ठीक है। इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग लाए हैं, जल्दी ही आने वाला है। तो उसको अगर आप लगा लेते हैं, इसके साथ साथ ले लेते हैं, तो आप लोग एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो खोरठा में आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्योंकि एक बार प्रैक्टिस करने से आप खुद को आंक पाइएगा कि ये हमारा कितना मार्क्स आ पा रहा है। और एक एक लाइन हम लोग करते गए तो आप लोग को प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाली है। क्योंकि थोड़ा सा अगर लाइन भी दे देता है कहीं पे, तो थोड़ा माइंड में आप लोग ये करके रखिएगा, तो आप लोग उस टाइम पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट भी लगाइएगा, वो ज़रूरी चीज़ है। तो धन्यवाद आप सभी का। आप लोग जुड़े रहिए झारखंड जीएस सेंटर में, और ऐसी वीडियो आती रहेगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आएगा, उसको भी देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।